हेलो एवरीवन। तो आज की ऑडियो बुक के अंदर अपन लोग कवर करने वाले बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखा है बायोटेक्नोलॉजी डील करता है ऐसी टेक्निक्स से जिसके अंदर लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर जो एंजाइम्स निकलते हैं ऑर्गेनिज्म में उनको यूज़ करके अपन प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स को और प्रोसेसेस करते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल रहती है ह्यूमंस के लिए। जैसे आपने कर्ड, ब्रेड, वाइन वगैरह देखी होगी, तो ये सभी माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस होते हैं। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इनका ना जो यूज़ है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सेंस के अंदर करा गया है। और आज के ज़माने में ना जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म हो गए और ये सब लार्जर स्केल पर करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी अपन बोलते हैं, जो कि सिंथेसाइज कर देते हैं एक जीन और उसको यूज़ करके डीएनए वैक्सीन बनाते हैं, करेक्ट करते हैं अगर किसी के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया जीन का, और बहुत सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की पार्ट है। अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी ने भी एक इसकी डेफिनेशन दी है जिसके अंदर दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा, ट्रेडिशनल व्यू को भी और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को भी। अब डेफिनेशन कुछ ऐसी कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब अपन बात करते हैं 11.1 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखो, दो मेनली कोर प्रोसेस होती है बायोटेक्नोलॉजी की। सबसे पहले होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर टेक्निक लगाते हैं, अल्टर करते हैं केमिस्ट्री काई की जेनेटिक मटेरियल्स की, डीएनए की और आरएनए की, और इंट्रोड्यूस करते हैं इनको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिससे जो फिनोटाइप है होस्ट ऑर्गेनिज्म का वो चेंज हो सके। और दूसरी प्रोसेस अपन यूज़ करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेरल, मतलब जो अपन कोई भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, माइक्रोबल कॉन्टेमिनेशन फ्री हो, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिससे क्या करते हैं अपन अनेबल करते हैं ग्रोथ की सिर्फ डिजायर्ड जो अपने को चाहिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर। जैसे कोरोना आया तो आज कोरोना की स्पेसिफिक वैक्सीन बनी, ऐसा तो है नहीं कोरोना की जगह हेपेटाइटिस की वैक्सीन बना दी, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स वैक्सीन एंजाइम के स्पेसिफिक अपन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कर सकें। अब अपन लोग कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो एडवांटेजेस पता है, सेक्सुअल के ऊपर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस वगैरह ज़्यादा जो कि यूजफुल रहते हैं, और वहीं पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो अपन प्रिजर्व कर सकते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर चल रही थी जिसके अंदर प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं, तो इससे क्या इंक्लूजन और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है अनडिजायरेबल जीन्स का भी डिजायर्ड के साथ में। लेकिन अपना काम तो डिजायर्ड चाहिए मेनली। तो अब अपन जो टेक्निक यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसमें क्रिएशन करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जिसमें अपन दो टेक्निक यूज़ करते हैं, सबसे पहले जीन क्लोनिंग और दूसरी है जीन ट्रांसफर, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, आइसोलेट कर सकते हैं जो अपने को डिजायरेबल जीन चाहिए वही अपन जो भी बनाए उसके अंदर आए, अनडिजायरेबल नहीं आए। अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि अपन डीएनए को किसी भी एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते हैं तो उसका आगे क्या भाग्य रहता है। तो देखो, डीएनए ना जो डायरेक्टली जाके ने मल्टीप्लाई नहीं कर सकता प्रोजेनी सेल्स में, उसको ना जीनोम के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ता है, मतलब उसको जो होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिटेट करना पड़ता है, मतलब कि उसको क्रोमोसोम का अपने को एक पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी वो जाके रेप्लिकेट कर पाएगा। क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं ना उन्हीं के पास स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिससे इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का। इसलिए मल्टीप्लिकेशन अगर अपने को किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए का ऑर्गेनिज्म के अंदर कराना है तो उसको क्रोमोसोम का पार्ट होना बहुत ज़रूरी होगा। और इसी मदद से जो एलियन डीएनए जो लिंक्ड हुआ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, वो रेप्लिकेट हो जाता है और मल्टीप्लाई करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसी को अपन क्लोनिंग या फिर मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट ऑफ डीएनए बोलते हैं। अब अपन लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ठीक है। तो अपन एक ऐसा डीएनए ले रहे हैं जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और एक प्लाज्मिड है जो कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेट सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किसका, सेलामोनेला टाइफरेम का। इस काम को करा है स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 के अंदर। उन्होंने क्या करा, इसमें से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाल लिया बाहर, और उसके बाद उन्होंने जो कि एंटीबायोटिसिटी देने में रिस्पॉन्सिबल रहता था, और इसी के मदद से एक और चीज़ की डिस्कवरी हुई जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम, जो कि स्पेसिफिक लोकेशन पे काटने में मदद करते हैं एक डीएनए को। अब ये जो कट पीस लिया था उसको लिंक कर दिया प्लाज्मिड डीएनए के साथ में। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए वो वेक्टर की तरह एक्ट करेंगे और इसको अपन जहाँ भी डाल देंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है जनरेट हो जाएगा। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं मलेरिया को। तो मलेरिया जब ह्यूमन बॉडी को काट जाता है मच्छर, तो उसका ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोसीजर चलती रहती है। तो वैसे अपन ने क्या करा, एक प्लाज्मिड को एक उसके साथ लगा दिया वेक्टर के साथ में, और उसको किसी ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया। तो अब अपन ने यहाँ पर क्या करा, अपन ने ई कोलाई के अंदर डाला, और उसके पहले अपन को प्लाज्मिड और जो अपन ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला उन दोनों को लिंक करना है। तो उसके लिए अपन डीएनए लाइगेज का यूज़ करेंगे। फिर अपन ने क्या करा, उनके ज्वाइन कर दिया एंड्स वगैरह को। अब अपन ने क्या करा, इसको ई कोलाई के अंदर डाला। तो अब ई कोलाई के जो बैक्टीरिया है जो क्लोजली रिलेट करते थे सेलामोनेला से, तो अब वो रेप्लिकेट हो गए नए होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से।
अब उन्होंने मल्टीपल कॉपीज बना ली, तो अब उनके अंदर भी जो ई कोलाई के पास है, जो क्लोनिंग की मदद से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गया अब ई कोलाई के अंदर भी। इससे अपने को 3 स्टेप्स मिल गई है जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लो डीएनए का डिजायरेबल जीन्स से, दूसरा अपन इंट्रोडक्शन कर लो आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट के अंदर, और तीसरा अपन मेंटेनेंस कर लो इंट्रोड्यूस डीएनए का होस्ट के अंदर और ट्रांसफर कर दो डीएनए का उसकी प्रोजेनी के अंदर। अब अपन बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो देखो डीएनए की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर्स, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इन सबको अपन डिटेल में समझने की कोशिश। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1963 के अंदर 2 एंजाइम जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे ग्रोथ की बैक्टीरिया फेज की एस्चेरिया कोलाई के अंदर, उनको पहले निकाला। अब इसको एक को डाल दिया मिथाइल ग्रुप के अंदर डीएनए को, और अदर को जो है कट कर दिया डीएनए में से। तो जो बाद में जो डाला था ना उसको अपन ने क्या बोल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था HIND2, जिसकी फंक्शनिंग जो डिपेंड करती थी डीएनए के स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर, जिसको अपन आइसोलेट करा और कैरेक्टराइज बाद में हुआ 5 साल बाद में। अब ये फाउंड करा कि HIND2 जो हमेशा जो है ना वो डीएनए को एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिकॉग्नाइज करके स्पेसिफिक सीक्वेंस पे बेस पेयर पे ही काटता है। अब ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है उनको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस HIND2 के अंदर, और HIND2 को अगर अपन छोड़ दे तो 900 और अपने पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आज तक आइसोलेट हो गए, जिनके पास 230 से भी ज़्यादा स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, हर एक को रिकॉग्नाइज कर, हर एक जो है डिफरेंट रिकॉग्नाइज करता है अपनी सीक्वेंस को। अब जो कन्वेक्शन है नेमिंग का इन एंजाइम्स का, तो जो फर्स्ट लेटर है जी वो होना चाहिए जीनस का, बस सेकेंड जो 2 लेटर है वो आना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल में से जो कि आइसोलेट जहाँ से हुआ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन ECORL। अब ये कैसा है, एस्चेरिया कोलाई RY13 से। जैसे इको RI जो आया, तो जो R जो डिराइव्ड हुआ ना वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन के। और जो रोमन नंबर से जो फॉलोइंग नेम्स के वो इंडिकेट करते हैं ऑर्डर जिसके अंदर एंजाइम को अपन आइसोलेट करा स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया से। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बिलोंग होते हैं एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से, जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियसेस। अब ये जो न्यूक्लियसेस है 2 काइंड के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस होता है और एक एंडोन्यूक्लियस होता है। एक्सोन्यूक्लियस जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है एंड्स ऑफ डीएनए से, वहीं जो एंडोन्यूक्लियस है वो कट लगाता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। अब जो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो फंक्शन कहीं से करता है, इंस्पेक्ट करता है लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस को, और जैसे उसको स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस मिल जाती है तो वहाँ जाके वो बाइंड हो जाता है और कट कर देता है 2 स्ट्रैंड्स के अंदर। और ये जो डबल हेलिक्स जो स्पेसिफिक पॉइंट में जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है उसको, और ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रिकॉग्नाइज करता है कि स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए के अंदर। पैलिंड्रोम्स का क्या मतलब होता है, तो ये लेटर होता है जैसे आगे से पीछे तक, जैसे मलयालम है तो आप अगर पीछे से भी चालू करोगे तो भी सेम आएगा, आगे से भी चालू करोगे तो वो भी सेम आएगा। तो वैसे ही जो डीएनए के अंदर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है वो ऐसी होती है जो दोनों स्ट्रैंड्स की सेम रहती है। जिसका एक एग्जांपल दिया हुआ 5' से 3' G+TTC, उसके बाद दिया 3' से 5' C+TAAG, बहुत बार आ गया नीट में गटाक सटाक। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो स्ट्रैंड को कट करता है हमेशा डीएनए से थोड़े से अवे फ्रॉम द सेंटर पैलिंड्रोमिक साइट्स, लेकिन जो दोनों बेसेस होना चाहिए अपोजिट स्ट्रैंड्स के वो सेम होना चाहिए। तो इससे जो ये क्या छोड़ देता है, सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एंड्स के ऊपर, उनके पास ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस होते हैं जिनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स हर एक स्ट्रैंड के ऊपर। तो इसको क्या नाम दिया है, और ये क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। अब ये जो स्टिकनेस है वो जो एंड्स की वो कौन फैसिलिटेट करता है, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो यूज होता है कहीं में जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या फॉर्म करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स डीएनए के जो कि कंपोज होते हैं डीएनए के अलग अलग सोर्सेस या फिर जीनोम से। अब अपन जब इसको कट करेंगे एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनके पास सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स होंगे जिनको बाद में अपन जो डीएनए लाइगेज से एंड टू एंड अपन जोड़ देंगे। अब आपने नॉर्मली रियलाइज करा होगा कि अगर एक को कट करते हैं वेक्टर को और जो सोर्स डीएनए होता है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में, तो जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल है ना उसको अपन बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो जो कटिंग है डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उससे क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, फ्रेगमेंट बन जाते हैं डीएनए का। अभी जो फ्रेगमेंट है उनको अपन सेपरेट करते हैं टेक्निक से जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट जो नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो सेपरेट हो जाते हैं, फोर्स करते हैं उनको तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, एनोड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक मीडियम या फिर मैट्रिक्स है। आज की तारीख में जो मोस्ट कॉमनली जो मैट्रिक्स या फिर मीडियम यूज हो रहा है वो हो रहा है अगारोस, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है सीवीड से। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो रिजॉल्व मतलब सेपरेट हो जाते हैं उनके साइज के हिसाब से, सीविंग इफेक्ट जो प्रोवाइड करता है अगारोस जेल। अब जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होते हैं वो ज़्यादा आगे चल जाते हैं, जो लार्जेस्ट होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। अब जो सेपरेट हो जाता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स उनको अपन विजुअलाइज कर सकते हैं बाद में स्टेनिंग करके डीएनए के को एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, जो कि फॉलो होता है एक्सपोजर करते हैं फिर उसको यूवी रेडिएशन
रेडिएशन के अंदर, क्योंकि आप डायरेक्ट विजिबल लाइट के अंदर प्योर डीएनए नहीं देख सकोगे विदाउट स्टेनिंग। और आप जो ब्राइट ऑरेंज कलर के ब्रांड्स आपको डीएनए के इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेन करे हुए यूवी लाइट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सेपरेट बैंड जो कटआउट हो जाएंगे अगारोस जेल से और एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे जेल पीस से, और इसी स्टेप को बोलते हैं इल्यूशन। और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, इसी प्रकार से वो कंस्ट्रक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और उनको बाद में ज्वाइन कर देते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स से। अब अपन बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि जो प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज है तो उनके पास एबिलिटी होती है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जाके और इंडिपेंडेंटली कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए कर सकते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेजेस है उनके पास हाई नंबर ऑफ पर सेल होते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर भी हाई रहता है जीनोम का बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। तो कुछ प्लाज्मिड है उनके पास 1 या 2 ही होता है कॉपी पर सेल, जबकि इनके पास 15 से 100 तक कॉपीज बना सकते हैं पर सेल में। तो ये नंबर और बढ़ भी सकता है। तो अगर अपन ने लिंक कर दिया एलन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड डीएनए के साथ, तो अपन किसी भी सेल के अंदर जाके इनका नंबर फट बढ़ा सकेंगे प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का यूज़ करके। तो जो वेक्टर यूज़ होते हैं आज प्रेजेंट पे वो इंजीनियर्ड इस वे में होते हैं कि वो इजीली फॉरेन डीएनए के अंदर लिंक हो जाए और सिलेक्ट कर सके रिकॉम्बिनेंट्स को ओवर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। कुछ फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर अपने को क्लोनिंग करवानी है वेक्टर की। तो सबसे पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI, इस सीक्वेंस को बोलते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और किसी भी पीस का जो डीएनए जो कि लिंक्ड होता है सीक्वेंस से, तो वो बन जाता है रेप्लिकेट कर सकता है विद इन होस्ट सेल के अंदर। अब इसी सीक्वेंस को बोलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। सो अगर किसी को जानना है कि रिकवर करना है कि कितनी कॉपीज बनी है टारगेट डीएनए की, तो उसको क्लोन करना पड़ेगा उस वेक्टर के अंदर जिसके ओरिजिन सपोर्ट जो हाई कॉपी नंबर का हो। फिर सेकंड स्टेप है सिलेक्टेबल मार्कर। अब जो ओरिजिन रेप्लिकेशन हो गया तो वेक्टर को ना एक सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए जिससे वो आइडेंटिफाई और एलिमिनेट कर सके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और सिलेक्ट कर सके जिनकी ग्रोथ एक्जैक्टली में करवानी है, जो कि बोलते हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है जिस कारण से जो एक पीस ऑफ डीएनए वो इंट्रोड्यूस होता है होस्ट बैक्टीरियम के अंदर, और नॉर्मली जो जीन को इनकोड करता है रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स का, जैसे एम्फिसिलिन फिनिकल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, फिर केनामाइसिन हो गया, ये सभी ये कंसिडर होते हैं यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स ई कोलाई के लिए। अब जो नॉर्मल ई कोलाई है उनके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता इन सब एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में। तो फिर अपन तीसरी स्टेप यूज करते हैं जिनको बोलते हैं क्लोनिंग साइट्स। अब अपने को लिंक करना एलियन डीएनए को, तो वेक्टर्स के पास जो वो सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट होनी चाहिए कि कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। तो अब जो प्रेजेंस होता है एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट का, तो जो वेक्टर होता है वो जनरेट करता है कुछ फ्रेगमेंट्स को जो कि कॉम्प्लिकेट कर देता है जीन क्लोनिंग को। अब जो लाइगेशन है एलियन डीएनए का वो कैरिड आउट होता है एक रेस्ट्रिक्शन साइट से जो कि प्रेजेंट होती है 2 एंटीबायोटिक जीन्स के बीच में। जैसे एग्जांपल लिया आपने लाइगेट करा एक फॉरेन डीएनए को BMH आई साइट पर, एक इमेज मैंने दिया आप उससे आइडिया लगाते रहना। तो इसका जो साइट होती है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की, जो रेजिस्टेंट जीन है वेक्टर में PBR322 में। तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ना वो क्या कर देगा, लूज कर देगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, क्योंकि इंसर्शन हो गया फॉरेन डीएनए का। लेकिन वो अभी भी सिलेक्ट हो सकता है रिकॉम्बिनेंट 1 से, क्योंकि प्लेटिंग कर देंगे उन ट्रांसफॉर्मेंट के अपन कहाँ पर टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो अब क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट जो है वो सिर्फ ग्रो करेंगे एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ही, टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे नहीं करेंगे। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो हो जाएंगे दोनों ही मीडियम पे एंटीबायोटिक्स के। तो इस केस में क्या हुआ कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो वो हेल्प कर रहा है सिलेक्ट करने में ट्रांसफॉर्मेंट्स को, जबकि जो दूसरा है वो इनएक्टिवेट हो गया क्योंकि उसके अंदर इंसर्शन कर दिया अपन ने एलियन डीएनए का हेल्प ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट से। अब जो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट करके जो इनएक्टिवेशन अपन एंटीबायोटिक्स का कर दिया वो बहुत ही क्यूबरसम प्रोसेस होती है, क्योंकि इसको साइमल्टेनियस मतलब बहुत बार प्लेटिंग करना पड़ती है 2 प्लेट के पास डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हो। इसलिए अल्टरनेटिव अपन ने क्या करें सिलेक्टेबल मार्कर्स को डेवलप कर लिया है जो कि डिफरेंशिएट कर देता है रिकॉम्बिनेंट्स नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को उनकी बेसिस पे एबिलिटी पर देख के प्रोड्यूस करने के कलर के क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के। तो जो इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है डीएनए जब इंसर्ट करते हैं अपन कोडिंग सीक्वेंस के, तो उसके लिए एक एंजाइम यूज करते हैं बेटा गैलेक्टोसाइडेस, जो कि काई में रिजल्ट करता है इनएक्टिवेशन ऑफ जीन्स फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, और इसी को बोल देता है अपन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अभी जो प्रेजेंस होता है क्रोमोसोमिक सबस्ट्रेट का वो ब्लू कलर कॉलोनीज दे देता है प्लाज्मिड के अंदर। तभी ब्लू कलर दे पाएगा जब जो बैक्टीरिया है प्लाज्मिड के अंदर उसके पास कोई भी इंसर्ट नहीं होगा। और जैसे अगर अपन ने कुछ चीज़ का इंसर्ट कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और जो बेटा गैलेक्टोसाइडेस जीन है उसकी जो कॉलोनीज है वो किसी भी प्रकार का कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज की तरह। फोर्थ स्टेप वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको सरप्राइज होगा यह जान के कि जो अपन ने लेसन पढ़ा है ट्रांसफरिंग जीन्स का प्लांट्स और एनिमल्स का, बैक्टीरिया एंड वायरसेस का, जो कि बहुत सालों से अपने को पता है, तो ये कैसे डिलीवर करते हैं जीन्स को, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स और कैसे फोर्स करते हैं बैक्टीरिया और वायरस के अंदर। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस का। ये एक पैथोजन है जो कि सर्वल डाइकोट प्लांट्स के अंदर एक पीस ऑफ डीएनए
डिलीवर करता है जिसको बोलते हैं टीडीएनए, जो कि ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर, और डायरेक्ट ये जो ट्यूमर सेल ये प्रोड्यूस करती है केमिकल जो कि पैथोजन को रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे ही रेट्रोवायरस होती है एनिमल्स के अंदर जो एबिलिटी होती है जिसके पास नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए इस आर्ट की जो डिलीवर करता है जीन्स को पैथोजेंस में यूकैरियोटिक होस्ट के अंदर, तो वो जनरेट करता है नॉलेज जो कि ट्रांसफॉर्म कर देता है इन टूल्स ऑफ पैथोजन को यूजफुल वेक्टर्स के अंदर, जो कि डिलीवर करती है जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इन ह्यूमंस। अभी जो ट्यूमर इंक्लूडिंग टीआई प्लाज्मिड हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस का, वो मॉडिफाई हो जाता है क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, जो कि अब मोनोमोर पैथोजेनिक है प्लांट्स को, लेकिन स्टिल एबल टू यूज कर सकते हैं इसका मैकेनिज्म डिलीवर करने के लिए जीन्स को प्लांट्स। अब अपने इंटरेस्ट के अपने को जो वेराइटी चाहिए प्लांट्स के अंदर से। सिमिलरली जो रेट्रोवायरस है वो भी अब डिसार्म्ड हो गया और अब यूज हो सकता है डिजायरेबल जीन्स को डिलीवर करने के लिए। तो जैसे ही जीन्स या फिर डीएनए फ्रेगमेंट को अगर लाइगेट कर देते अपन सुटेबल वेक्टर्स के साथ में ट्रांसफर कर देते हैं इसको बैक्टीरिया के, प्लांट या फिर एनिमल होस्ट में, जहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है तो अपने काम का बन जाता है। अब अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं कंपेटेंट होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। अब जो डीएनए वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है वो पास नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन से, तो अपने को बैक्टीरिया को वो प्लाज्मिड ले ले, तो जो बैक्टीरिया होनी चाहिए डीएनए को लेने के लिए, तो अब अपन ऐसा कैसे करें, तो अपन बनाते हैं एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का डाइवेलेंट केटायन जैसे कि कैल्शियम हो गया, जो कि इंक्रीज कर देता है इफिशियंसी डीएनए की इंटर करने की बैक्टीरिया के अंदर पोर्स ऑफ द सेल वॉल से। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनको अपन फोर्स करके इंक्यूबेट कर सकते हैं सेल के अंदर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आइस के अंदर, इसके अंदर क्या करते हैं अपन 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक मेथड का यूज़ करते हैं, तो उनको पुट कर देते हैं उसके बाद वापस आइस में, तो इससे क्या होता है अनेबल हो जाता है बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए। ये ओनली वे नहीं है, और भी वे होती है, एक मेथड बोलते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन, जहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में एनिमल सेल के। और एक और अनदर मेथड है जो कि सुटेबल है प्लांट्स के लिए, जहाँ पर सेल को बॉम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल से, जो कि गोल्ड या टंगस्टन कोटेड के होते हैं डीएनए के साथ, तो उसको बोलते हैं बायोस्टेलिक्स या फिर जीन गन को ही बोला जाता है, जो मेथड जो यूज़ करती है डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स को, जो कि अलाउ कर देते हैं इन्फेक्ट करने को, सेल को ट्रांसफर कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट के अंदर। अब अपने को टूल्स के बारे में अपन समझेंगे कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। टॉपिक की शुरुआत करते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर सेवरल स्टेप्स होती है, जैसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट वेक्टर के अंदर, फिर ट्रांसफर करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट के अंदर, फिर कल्चरिंग करते हैं इस होस्ट को मीडियम एट लार्ज स्केल पर, और एक्सट्रैक्शन करते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट्स का। तो सबसे पहले होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो अगर न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, तो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डीएनए के फॉर्म में होता है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ऑर्डर अगर अपने को डीएनए को कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, तो वो प्योर फॉर्म में अपने को चाहिए, अदर मैक्रोमोलिक्यूल से फ्री चाहिए। तो डीएनए जो इनक्लोज्ड होता है मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो अपने को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगी सेल को ताकि वो डीएनए को रिलीज कर सके। लेकिन अदर मैक्रोमोलिक्यूल जो होंगे साथ में आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड, तो ये कहीं से अचीव होगा, तो अपने को बैक्टीरियल सेल्स को ट्रीट करना पड़ेगा एंजाइम से। जैसे बैक्टीरिया के अंदर लाइसोजाइम यूज़ करते हैं, प्लांट के लिए सेलुलेज यूज़ करते हैं, और काइटिनेज यूज़ करते हैं फंगस के लिए। अब आपको पता होगा कि जीन जो लोकेटर होते हैं लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए पे होते हैं, जो कि इंटरविंग्ड होते हैं प्रोटीन्स, जैसे कि हिस्टोन हो गया। अब जो आरएनए है उसको रिमूव करना है तो उसके लिए अपन राइबोन्यूक्लियस का यूज़ करेंगे, प्रोटीन को रिमूव करना है तो अपन प्रोटीएस का यूज़ करेंगे, और अदर मॉलिक्यूल जो वो रिमूव हो जाते हैं अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और प्यूरीफाई करते हैं डीएनए को, और अल्टीमेटली वो क्या प्रेसिपिटेट आउट कर देता है एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, ये कि इससे क्या अपने को कलेक्शन दिख जाता है फाइन थ्रेड्स का सस्पेंशन का। अब अपन कटिंग करते हैं डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डाइजेस्ट कर देता है वो परफॉर्म करता है इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स, किससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ऑप्टिमल कंडीशंस पे स्पेसिफिक एंजाइम के लिए। अब जो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो एम्प्लॉय होता है चेक करने के लिए प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। अब जो डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए इसको जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना, जो कि होता है एनोड। अब ये जो प्रोसेस होती है वो रिपीटेड होती है सर्वल वेक्टर्स के साथ में डीएनए की। अब जो ज्वाइनिंग होती है डीएनए की उसके अंदर इन्वॉल्व होती है सर्वल प्रोसेसेस। जब एक बार कट लग गया डीएनए के सोर्स पे और वेक्टर पे, तो फिर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट आउट कर देता है जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ डीएनए, और इसको कट करता है वेक्टर विद स्पेस और मिक्स करता है लाइगेज के साथ में, और इससे क्या होता है कि प्रिपरेशन हो जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अपन बात करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट के अपन बनाते हैं इन विट्रो यूज करके 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स को। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर होता है डीनेचुरेशन, जहाँ पर जो रीजन होता है उसको एम्पलीफाई करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो फिर उसके बाद अपन हीट देते हैं, तो हीट देते हैं तो 2 प्राइमर बन जाते हैं एनिलिंग के अंदर। फिर एनिलिंग के अंदर ही अपन एक एंजाइम को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज या फिर टेक पॉलीमरेज, और उसके साथ में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और उसके बाद जो एक्सटेंशन हो जाता है 2 अलग अलग का। फिर 30 साइकिल के बाद जो डीएनए जो वो एम्पलीफाइड हो जाता है 1 बिलियन टाइम्स, और जो एनिलिंग और एक्सटेंशन है उसमें जो टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता
रहता है। अब ये जो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर है वो स्मॉल होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज होते हैं ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड से, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए के रीजन्स का, और इसका एंजाइम लगता है डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो एंजाइम जो है ना वो एक्सटेंड करता है प्राइमर्स को, किसका यूज़ करके, न्यूक्लियोटाइड्स जो अपन ने प्रोवाइड करे थे और जो जीनोमिक डीएनए का एज ए टेम्पलेट। अब ये प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के डीएनए की जो रिपीट होती है बहुत टाइम तक, तो जो सेगमेंट ऑफ डीएनए वो एम्पलीफाइड हो जाता है अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। अब 1 बिलियन कॉपीज बन जाती है, तो इसी रिपीटेड एम्पलीफिकेशन को जो अचीव करते हैं तो उसके लिए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जो कि आइसोलेट होता है बैक्टीरियम से, जिसको बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस, जो कि रिमेन एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर पे भी और इंट्रोड्यूस करता है और इंड्यूस कर देता है डीनेचुरेशन डबल स्ट्रैंड डीएनए का। और जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट है वो जो अपने को डिजायर्ड चाहिए वो यूज हो जाता है। उसके बाद अपन लाइगेट कर सकते हैं इसको वेक्टर के साथ में फर्दर क्लोनिंग के लिए। अब अपन इंसर्शन करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो सर्वल मेथड लगती है इंट्रोड्यूस करने को लाइगेट डीएनए को रेसिपिटेंट सेल के अंदर। तो जो रेसिपिटेंट सेल होती है उनको बनाने के लिए पहले तो कंपेटेंट बनाना पड़ता है कि ताकि वो डीएनए को ले सके जो कि सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उनके पास जो जीन होता है वो रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक, जैसे एग्जांपल ले लो एम्पिसिलिन के, तो अपन ने उसको ट्रांसफर कर ई कोलाई सेल्स के अंदर। तो जो होस्ट सेल है वो अब ट्रांसफर्ड हो गई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स के, तो अब अपन ट्रांसफॉर्म सेल को अगार प्लेट्स के अंदर अगर जिसके अंदर एम्पिसिलिन है वहाँ पर अगर अपन रख देंगे तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो करेंगे, अनट्रांसफॉर्मेंट जो है डाई हो जाएंगे। तो अब जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो एक जो एबल होगा क्या सिलेक्ट करने का, ट्रांसफॉर्म सेल का जिसके अंदर प्रेजेंस है एम्पिसिलिन की। अभी जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है इस केस में इसको बोल देते हैं अपन सिलेक्टेबल मार्क। अगला टॉपिक है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब आप जब इंसर्ट करोगे एक पीस ऑफ एलियन डीएनए का क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, उसको ट्रांसफर करोगे बैक्टीरिया प्लांट या फिर एनिमल सेल के, तो जो एलियन डीएनए वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली एम क्या है, प्रोड्यूस करना डिजायरेबल प्रोडक्ट्स, तो इसलिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। तो जो फॉरेन जीन है वो एक्सप्रेस्ड होता है एप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर। जो एक्सप्रेशन है फॉरेन जीन्स का होस्ट सेल के अंदर वो इन्वॉल्व करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेनी टेक्निकल डिटेल। अब अपन ने क्लोन भी कर लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट को और ऑप्टिमाइज कंडीशन भी बना लिया। अब अपने को इंड्यूस करना एक्सप्रेशन को टारगेट प्रोटीन के, तो इसलिए अपने को उसको लार्ज स्केल पे बनाना है। तो अगर किसी भी प्रोटीन को इनकोड करना है जीन को जो एक्सप्रेस होना चाहिए हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर, जिसको अपन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। अब जो सेल जो हार्बर करती है क्लोन जीन्स को इंटरेस्ट के वो ग्रोन होते हैं स्मॉल स्केल पे लेबोरेटरी में पहले, फिर कल्चर जो यूज होता है एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन और फिर उसको प्यूरीफाई करते हैं और यूज करते हैं उसको अलग करते हैं डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। जो सेल्स है वो वहाँ भी मल्टीप्लाई हो सकती है जहाँ पे कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम होता है और मीडियम को ड्रेंड आउट करते हैं एक साइड से, फ्रेश मीडियम जो अगले साइड से ऐड करते हैं और अदर को जो मेंटेन करते हैं सेल्स को फिजियोलॉजिकली। जो मोस्ट ऑफ द एक्टिव लोग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर जो टाइप है इस टाइप कल्चरिंग मेथड का प्रोड्यूस करने का लार्जर बायोमास का, जो क्या लीड करता है हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। जो स्मॉल वॉल्यूम के कल्चर्स है वो यील्ड नहीं कर सकते एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। तो अपने को लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट बनाना, तो अपने ने डेवलपमेंट करा बायो रिएक्टर्स का, जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम मतलब 100 से 1000 लीटर तक का कल्चर जो प्रोसेस हो सकता है जब रिक्वायर्ड हो। तो बायो रिएक्टर ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर जो वेसल्स होता है, रॉ मटेरियल्स होता है, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड होते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर, इंडिविजुअल एंजाइम्स के अंदर। इसके अंदर यूजिंग अपन क्या कहते हैं माइक्रोबल प्लांट का, एनिमल का या फिर ह्यूमन सेल्स का। अब जो बायो रिएक्टर है वो प्रोवाइड क्या करता है ऑप्टिमल कंडीशन, अपने को जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसी के लिए बाय प्रोवाइड क्या करता है ऑप्टिमम कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन, ऑक्सीजन वगैरह। अब जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है बायोरिएक्टर्स वो काइंड से होते हैं स्टीयरिंग टाइप्स वाले होते हैं, जिसका फोटो मैं आपके सामने लगा दिया है। अब जो स्टीयर टैंक होता है वो यूजुअली सिलेंड्रिकल होता है या फिर कर्व्ड बेस के साथ में होता है और फैसिलिटेट क्या करता है मिक्सिंग रिएक्टर्स कंटेंट का भी। जो स्टीयर ये फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग करता है, ऑक्सीजन की अवेबिलिटी रखता है थ्रू आउट बायोरिएक्टर। ऑल्टरनेटिवली जो एयर है वो बबल कर देता है रिएक्टर के थ्रू बाहर। और अगर आप लुक करोगे फिगर को क्लोजली तो आप लोगों को एक चीज़ दिखेगी कि जो बायोरिएक्टर है उसके पास एक एगिटर सिस्टम है जो कि ऑक्सीजन की डिलीवरी करता रहता है फोम कंट्रोल सिस्टम में। अब जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी होता है, सैम्पलिंग पोर्ट्स होते हैं, तो स्मॉल वॉल्यूम्स जो कंट्रोल का जो है वो अपन निकाल सके पीरियडिकली और देख सके कि सही बन रहा है या नहीं। अब अपन बात करते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के। तो जब कंप्लीट हो जाता है बायोसिंथेटिक स्टेज तो प्रोडक्ट को अब अपने को जो है सीरीज ऑफ प्रोसेस और फिर मार्केट करके अपने को उसको फिनिश करना रहता है। तो जो प्रोडक्ट है इंक्लूड जो सेपरेशन प्यूरिफिकेशन करता है अपन कलेक्टिवली इसको बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अभी जो प्रोडक्ट है इसको फॉर्मुलेट करना पड़ता है सुटेबल प्रिजर्वेटिव के साथ, फॉर्मुलेशन को फिर अंडरगो हो जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह अगर ड्रग्स वगैरह तो, और फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करता है हर एक प्रोडक्ट की, और फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो क्वालिटी और कंट्रोल करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और मार्केट में सप्लाई करता है। थैंक यू। अगर आपको ऑडियो अच्छी लगी हो तो